हेलो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 14 फरवरी 2022। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। यह दिवस इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा एक संयुक्त पहल है। यह दिन मिर्गी के बारे में जो जागरूकता बढ़ाता है, जैसे कि यह क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें मस्तिष्क की गतिविधियां असामान्य हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती 12 फरवरी 2022 को। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे जिन्होंने वैदिक धर्म के सुधार आंदोलन का प्रचार किया। आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में हुई थी। वह एक दार्शनिक और एक सामाजिक नेता थे जिन्होंने 1876 में स्वराज का भारतीयों के लिए भारत के रूप में आह्वान दिया। दयानंद सरस्वती ने 60 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड रेडियो दिवस 13 फरवरी। रेडियो के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के सदस्य देशों ने पहली बार 2011 में इस दिन की घोषणा की थी। हालांकि बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। विश्व रेडियो दिवस 2022 की विषय वस्तु रेडियो एंड ट्रस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाई। वह यूपी की पहली महिला राज्यपाल थीं जिन्हें तब संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला थीं। चलिए आगे देखते हैं। मनोज तिवारी होंगे बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इसकी घोषणा की है। एक अभिनेता के रूप में मनोज तिवारी धरतीपुत्र, राजा ठाकुर, भोले शंकर, इंटरनेशनल दरोगा आदि सहित कई फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र ने दी 5 वर्षों के लिए 26,257 करोड़ की पुलिस आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी। केंद्र सरकार ने 5 और वर्षों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना में 26,275 करोड़ रुपए के कुल केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ सभी प्रासंगिक उप योजनाएं शामिल होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए फिलीपींस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 13 फरवरी 2022 को फिलीपींस पहुंचे। विदेश मंत्री के रूप में यह उनकी फिलीपींस की पहली यात्रा है। वह अपने समकक्ष फिलीपींस के विदेशी कार्यों के सचिव थियोडोरो एल लोक्सिन जूनियर के साथ बातचीत करेंगे। दोनों मंत्री द्विपक्षीय संबंधों में विकास की समीक्षा करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एपिडा ने 13 फरवरी 2022 को मनाया 36वां स्थापना दिवस। कृषि उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने 13 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। यह एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संबंधन सक्रिय सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एपिडा ने कृषि उत्पादों के निर्यात को 2021 में $20.67 बिलियन तक ले जाने में
सरकार का सक्रिय रूप से समर्थन किया, जो इसके स्थापना वर्ष 1986 में 0.6 बिलियन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुने गए फ्रैंक वाल्टर स्टेइनमेयर। चलिए 13 फरवरी 2022 को फ्रैंक वाल्टर स्टेइनमेयर जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। वह 2017 से राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। वह पहले 2005 से 2009 तक और फिर 2013 से 2017 तक विदेशी कार्यों में मंत्री और साथ ही 2007 से 2009 तक जर्मनी के वाइस चांसलर थे। ओलाफ स्कॉल्ज जर्मनी के चांसलर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया इसरो PSLV C-52 उपग्रह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 फरवरी 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 3 उपग्रहों को लेकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 लॉन्च किया। यह एक राडार इमेजिंग उपग्रह EOS 04 से ले जा रहा था। अन्य 2 उपग्रहों में IIST का एक विद्यार्थी उपग्रह और इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह शामिल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिसंबर 2024 तक सूरत को मिलेगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। सूरत का अपना बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। इसे दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बुलेट ट्रेन स्टेशन मुंबई से अहमदाबाद मार्ग पर बनने वाला पहला स्टेशन होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना देश की पहली बुलेट ट्रेन मार्ग परियोजना होगी। चलिए आगे देखते हैं। 29 मई से 4 जून 2022 तक आयोजित किया जाएगा 17वां MIFF डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 17वां संस्करण 29 मई से 4 जून 2022 तक फिल्म डिवीज़न कॉम्प्लेक्स मुंबई में आयोजित किया जाएगा। 1 सितंबर 2019 और 31 दिसंबर 2021 के बीच पूरी की गई फिल्में MIFF 2022 में प्रविष्ट के लिए पात्र हैं। महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री को स्वर्ण शंख और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। उत्पादकता परिषद इसे विशेष दिन का आयोजक है। 12 से 18 फरवरी 2022 तक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी विषय वस्तु के तहत पूरे देश में उत्पादकता सप्ताह मनाएगी। NPC वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 1958 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। SEBI ने किया IPEF पर सलाहकार समिति में बदलाव। SEBI ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर अपनी पहली सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। पैनल को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा गतिविधियों की सिफारिश करना अनिवार्य है, जो सीधे बाजार नियामक द्वारा या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से की जा सकती है। 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष अब SEBI के पूर्वकालिक सदस्य G महालिंगम करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेलंगाना राज्य सरकार और ब्रिटिश काउंसिल के बीच समझौता। तेलंगाना राज्य सरकार और ब्रिटिश काउंसिल ने 3 साल के MOU पर हस्ताक्षर किया। वे विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा का विस्तार करेंगे, गतिशीलता को बढ़ाएंगे और जानकारी और कौशल साझा करेंगे। रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ हैदराबाद और ब्रिटिश काउंसिल के बीच MOU पर सहमति बनी। यह एरोस्पेस, रक्षा, जीवन विज्ञान और फार्मास्यूटिकल्स आदि के क्षेत्र में
और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में 3 जगहों के नाम बदलने का केंद्र की मंजूरी। केंद्र ने मध्य प्रदेश में 3 जगहों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। होशंगाबाद नगर का नाम नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम माखन नगर होगा। प्रसिद्ध पत्रकार और कवि माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पर बाबई का नाम बदल दिया गया है। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया। अपने उत्पादकों के विवरण के लिए LIC ने किया policybazaar.com के साथ समझौता। जीवन बीमा निगम ने अपने उत्पादकों के विवरण के लिए बीमा एग्रीगेट policybazaar.com के साथ करार किया। बीमा इंटीग्रेटर के साथ LIC की यह पहली संधि है। दोनों ने उपभोक्ताओं को टर्म और निवेश उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करने के लिए करार किया है। पॉलिसी बाजार देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन बीमा बाजार है जो 51 बीमा कंपनियों के उत्पादों का विवरण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2028 लॉ ओलंपिक के लिए प्रस्तावित स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स में 2028 के ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए मुख्य खेलों में सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अपना ओलंपिक पदार्पण किया और 2024 में पेरिस के लिए अतिरिक्त सूची में शामिल किया जाएगा। मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और आधुनिक पेंटाथलॉन को संभावित रूप से LA28 प्रारंभिक खेल कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल। स्वराजबिलिटी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल तकनीकी अनुप्रयोग के साथ उनके अवसरों को व्यापक बनाने के लिए लॉन्च किया जाएगा। मंच दिव्यांग लोगों जैसे दृश्य, श्रवण दोष और लोकोमोटिव विकारों से ग्रसित लोगों को रोजगार की तलाश में सहायता करता है। IIT हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घटक के लिए विशेषज्ञता प्रदान की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर, UP, MP, त्रिपुरा 2021 में पत्रकारों पर हमलों में शीर्ष पर। जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा उन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 में पत्रकारों और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया था। यह राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में कहा गया था। देश भर में कम से कम 6 पत्रकार मारे गए, 108 हमले हुए और 13 मीडिया घरानों या समाचार पत्रों को निशाना बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेगा LCA तेजस। सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की एक 44 सदस्यीय टुकड़ी 12 फरवरी 2022 को सिंगापुर में चंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। एयर शो 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर एयर शो एक द्विवर्षीय कार्यक्रम है जो वैश्विक विमानन उद्योग को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करता है। राजस्थान के पोखरण में शुरू हुआ 4 दिवसीय मरु उत्सव। विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव, जिसे मरु उत्सव भी कहा जाता है, 13 फरवरी 2022 को पोखरण में शुरू हुआ। 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत पोखरण में एक जुलूस के साथ हुई जहां विभिन्न झांकियों के माध्यम से मरु या रेगिस्तानी संस्कृति और परंपरा की विशिष्टता को प्रस्तुत किया गया। 15 फरवरी को आकर्षण का केंद्र कैमल पोलो मैच रहेगा। BSF कैमल टैटू शो भी आयोजित किया जाएगा।
15 से 16 फरवरी को आयोजित होगा भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन। संस्कृति मंत्रालय 15 से 16 फरवरी 2022 को भारत में संग्रहालयों को पुनर्कल्पना पर हैदराबाद में अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसका उद्घाटन पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांस्कृतिक पर्यटन और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके आदि के प्रतिभागी शिखर सम्मेलन का हिस्सा होंगे। भारत के पहले बिजली भंडार व्यवसाय के लिए आयान और ग्रीनको के बीच साझेदारी। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आयान रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड ने हैदराबाद स्थित ग्रीनको ग्रुप के साथ साझेदारी की है। यह हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्रों में 6 गीगावाट घंटे बिजली का भंडारण करेगा, जिसे ग्रीनको आंध्र प्रदेश के पिन्नापुरम में बनाया जा रहा है। यह व्यवस्था उपयोगकर्ता उद्योग और बिजली वितरण कंपनी को 24 घंटे हरित ऊर्जा प्रदान करने में मदद करेगी। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में शुरू होगी होप एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। उन्होंने यह घोषणा कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक मोसिक 3D रेडिएशन मशीन के शुभारंभ के मौके पर की। यह भारत में पहली ऐसी मशीन है। उन्होंने गांधी गजालाज के हट्टारकी अस्पताल में ऑनकोप्राइम कैंसर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। उत्पादन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे अमेज़न और MSME। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और अमेज़न देश में उत्पादन बढ़ाने और सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे। MSME मंत्री नारायण राणे ने अमेज़न इंडिया प्लेटफॉर्म पर इंडिया ODOP एक जिला एक उत्पाद बाजार को लॉन्च करने के बाद इसकी घोषणा की है। अमेज़न ने ODOP पहल का समर्थन करने के लिए एक ODP स्टोर लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज को RT-PCR किट के लिए मिली DCGI की मंजूरी। चिकित्सा उपकरण फर्म क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज को अपने उत्पादन क्रिविदा नोवस के लिए DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से एक विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त हुआ है। यह एक RT-PCR किट है जो 45 मिनट में ओमिक्रॉन वेरिएंट और उसके उपवंशों का पता लगा सकती है। 150 रुपये प्लस टैक्स की कीमत पर यह परीक्षण सस्ता है और हवाई अड्डों पर एंट्री पॉइंट स्क्रीनिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। चलिए आगे देखते हैं। कोटक लाइफ ने लॉन्च किया कोटक फॉर्च्यून मैक्सिमाइजर लाइफ इंश्योरेंस। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कोटक फॉर्च्यून मैक्सिमाइजर के लॉन्च की घोषणा की है। यह एक सीमित वेतन एंडाउमेंट प्लान है जिसे ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। योजना के तहत ग्राहकों के पास अपनी प्रीमियम राशि चुनने का विकल्प होता है और साथ ही 6 से 15 वर्षों के बीच अपने प्रीमियम भुगतान अवधि का चयन करने और फिर जीवन भर के लाभ प्राप्त करने का भी विकल्प होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकार ने लगाया चीनी मूल्य की 54 ऐप्स पर प्रतिबंध। भारत सरकार ने चीनी मूल्य की 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये ज़्यादातर वे ऐप्स हैं जिन्होंने खुद को रिब्रांड कर नए नामों के साथ भारत में फिर से लॉन्च किया है। प्रतिबंधित गेम्स की इस सूची में सबसे बड़े नामों में से एक है
गरेना फ्री फायर इल्यूमिनेट है। कुछ अन्य प्रतिबंधित ऐप्स में ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी, HD, म्यूजिक प्लस, MP3 प्लेयर्स, राइज ऑफ किंग्स, लॉस्ट क्रूसेड आदि शामिल हैं। यस बैंक ने शुरू किया यस बैंक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम। यस बैंक ने एक वार्षिक स्टार्टअप एनेबलर प्रोग्राम यस बैंक एग्री इन्फिनिटी शुरू करने की घोषणा की है। यह क्षेत्र में उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजिटल वित्तीय समाधान का सह विकास करना चाहता है। एग्री फिनटेक एनेबलर प्रोग्राम के हिस्से के रूप में शुरुआती और साथ ही विकास चरण के स्टार्टअप को अपने प्रस्तावों के साथ आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये हमारा था आखिरी प्रश्न। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।